चैप्टर 1 करने के बाद हमारा चैप्टर 2 जो है वो है फाउंडेशन ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अभी इसके लिए कोई हमने फाउंडेशन बुक डेवलप करेगा, उस फाउंडेशन को हमने समझना है। जो हाईलाइटेड लाइन है, या yet even if analysis can measure cost and benefit satisfactorily, evaluating alternatives slowly in terms of their net benefit may not always be appropriate। तो अगर एक प्रोजेक्ट के कास्ट और बेनिफिट सेटिस्फैक्टरी लेवल पे आपने एवेल्युएट किए हों, लेकिन जरूरी नहीं कि उसके अल्टरनेटिव को भी एवेल्युएट हुए हों सही तरीके से, तो इसमें इस कास्ट और बेनिफिट और इस सीबीओ को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्चुअल फाउंडेशन, कि बेसिकली सीबीए का फाउंडेशन क्या है, किन बुनियादों पर ये सीबीए खड़ा है, उन फाउंडेशन को हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। वो फाउंडेशन जो है उसमें जो पहली चीज आती है वो एफिशिएंसी है। द गोल ऑफ एलोकेटिव और पेरेटो एफिशिएंसी प्रोवाइड द कंसेप्चुअल बेसिस फॉर सीबीए। तो सीबीए को जो बेसिस प्रोवाइड करता है वो है पेरेटो एफिशिएंसी थ्योरी या फ्रेमवर्क। ये एफिशिएंसी क्या चीज है? जब हम इसे पढ़ते हैं, यानी हमें समझ आ गई कि जब तक हम इस सीबीए की फाउंडेशन ये किन बुनियादों पे खड़ा है उसकी हमें समझ नहीं आएगी, तो हमें नहीं समझ आएगी कि सीबीए क्या कर रहा है, स्टेप 1 क्या कर रहा है, स्टेप 2 क्या कर रहा है। तो असल में तो इतना तो हमें समझ आ गया कि ये पब्लिक रिसोर्सेज का बेहतरीन इस्तेमाल चाहता है। तो ये बेहतरीन या एफिशिएंट इस्तेमाल क्या चीज है? तो सबसे पहले जो है सीबीए एज अ फ्रेमवर्क फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी। सीबीए जो है वो बेसिकली सीबीए जो एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज करना चाह रहा है। तो एफिशिएंसी क्या चीज है? तो एफिशिएंसी की पहली डिफिनीशन ये आपने बिल्कुल जहन में बिठानी है कि क्या है क्या नहीं। एफिशिएंसी की जो पहली डिफिनीशन है, एफिशिएंसी की पहली डिफिनीशन ये कहता है, ये जो अंडरलाइन है, कर्सर मेरा वहां मैंने रख दिया, इट कैन बी थॉट ऑफ एज अ सिचुएशन इन विच रिसोर्सेज such as land, labor, capital are deployed in their highest value use। एफिशिएंसी को ये दो तरीकों से बयान करता है। सबसे पहले कहता है कि एफिशिएंसी क्या चीज है? एफिशिएंसी बेसिकली रिसोर्सेज का डिप्लॉय करना। इट कैन बी थॉट ऑफ एज अ सिचुएशन इन विच रिसोर्सेज आर डिप्लॉयड इन देयर हाईएस्ट वैल्यूड यूजेस। रिसोर्सेज को आपने इस तरह डिप्लॉय करना है कि उससे जो चीजें बनती हैं, मिसाल के तौर पे आपने पार्क बना लिया, तो उसका इन यूज जो होगा वो हाईएस्ट वैल्यू होना चाहिए। जो सोसाइटी के लिए उसका इस्तेमाल होगा, इन यूज होगा इस रिसोर्सेस का, वो हाईएस्ट वैल्यू का होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी। यानी एफिशिएंसी की पहली डिफिनीशन हमने ये पढ़ी। हम एफिशिएंसी को सीबीए को ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी एवल्यूएट करने लगे। ऐसे ऐसे हम जाएंगे पेरेटो एफिशिएंसी की तरफ। सबसे पहले एफिशिएंसी क्या चीज है? एफिशिएंसी ये है कि आप जब रिसोर्सेज को डिप्लॉय करते हो तो उन डिप्लॉयमेंट के जरिए जो गुड्स क्रिएट होती हैं, वो गुड्स का हाईएस्ट वैल्यू इन यूज होना चाहिए। यानी रिसोर्सेज उस जगह इस्तेमाल करनी चाहिए जहां जो गुड्स या सर्विसेज क्रिएट होती है उनका बेहतरीन से बेहतरीन इस्तेमाल हो सोसाइटी के लिए। ये है इफिशिएंसी। जबकि फिर हम जब आगे जाते हैं तो हमें कहा जाता है व्हाट इज मीन बाय पेरेटो एफिशिएंसी। दूसरा, पेरेटो एफिशिएंसी। जब हम पेरेटो एफिशिएंसी की बात करते हैं, एफिशिएंसी क्या चीज है? दोबारा, एफिशिएंसी को बेस बना के हम सीबीए का फाउंडेशन क्रिएट करने लगे हैं। एफिशिएंसी को हम बेस बना के सीबीए का फाउंडेशन हम क्रिएट करने लगे हैं। तो हमने एफिशिएंसी को डिफाइन कर लिया कि रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना और उनकी वजह से जो गुड्स और सर्विसेज क्रिएट होती हैं उनका बेहतरीन इस्तेमाल, हाईएस्ट वैल्यू इन यूज जो होगा, उस रिसोर्सेज को हम एफिशिएंट रिसोर्सेज कहेंगे। अच्छा, तो व्हाट इज मीन बाय पेरेटो एफिशिएंसी? फिर पेरेटो जो है वो एफिशिएंसी को किस तरह डिफाइन करता है? पेरेटो कहता है कि एन एलोकेशन ऑफ गुड्स पेरेटो एफिशिएंट। अगर रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं, उनकी वजह से गुड्स क्रिएट होते हैं, उन गुड्स को पेरेटो एफिशिएंट कहा जाएगा। इफ नो अल्टरनेटिव एलोकेशन कैन मेक एटलीस्ट 1% बेटर ऑफ। इस लाइन को, इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करें। पेरेटो एफिशिएंसी क्या चीज है? विदाउट पेरेटो
पेरिटो से हट के एफिशिएंसी क्या चीज है? एफिशिएंसी, पेरिटो से हट के एफिशिएंसी ये है कि रिसोर्सेज को उस जगह लगाना जहां उसके इस्तेमाल उससे जो गुड्स और सर्विसेज क्रिएट होती है उनका इस्तेमाल जो होता है इन वैल्यू टर्म्स हाईएस्ट होना चाहिए। फिर पेरिटो एफिशिएंसी की तरफ हम जाते हैं। पेरिटो एफिशिएंसी कहता है जो रिसोर्सेज एलोकेट हो गई हैं, जो गुड्स एलोकेट हो गए हैं, गुड्स बन गए हैं, पार्क वगैरह बन गए, स्कूल बन गए, तो हम इसे कहेंगे ये रिसोर्सेज का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है। इन बेहतरीन इस्तेमाल को हम पेरिटो एफिशिएंट कहेंगे। अगर इफ नो अल्टरनेटिव एलोकेशन कैन मेक एटलीस्ट, यानी इसके अलावा कोई बेहतरीन एलोकेशन नहीं मिल सकती जो कैन मेक एटलीस्ट 1% बेटर ऑफ विदाउट 1% better off without what? अच्छा, without 1% better off without making anyone else worse off। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो इन दोनों का ये मतलब हुआ कि पेरिटो एफिशिएंसी कहता है कि जब रिसोर्सेज एलोकेट हो गई और चीजें बन गई तो हम इसे पेरिटो एफिशिएंट तब कहेंगे अगर इस गुड्स के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती जिसमें आप एक बंदे को फायदा दे दो, बेशक एटलीस्ट 1% बेटर ऑफ। अगर आप एक बंदे को फायदा दे दो और किसी को भी नुकसान ना हो तो इस किस्म की एफिशिएंसी को हम क्या कहेंगे? पेरिटो एफिशिएंसी। जब तक हम एफिशिएंसी और पेरिटो एफिशिएंसी को हम नहीं समझेंगे हम इस बैकग्राउंड या इस फाउंडेशन को डेवलप नहीं कर सकते। वसीम अपनी वीडियो काइंडली ऑफ कर दे। तो हम इसको इस बैकग्राउंड या इस फाउंडेशन को नहीं समझ सकते। तो हमने बयान किया एफिशिएंसी। व्हाट इज मीन बाय एफिशिएंसी? एफिशिएंसी इज एक्चुअली deploying resources on the basis of they create goods and services and these goods and services will be in their highest value use। यानी जब हम रिसोर्सेज डिप्लॉय करते हैं किसी गुड्स पे तो वो गुड्स का जो इस्तेमाल है सोसाइटी के लिए वो मॉनेटरी टर्म में बेहतरीन होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए। इसे हम एफिशिएंसी कहते हैं। जबकि फिर हम पेरिटो एफिशिएंसी किसे कहते हैं? ऑन अदर हैंड व्हाट इज मीन बाय पेरिटो एफिशिएंसी? अच्छा, पेरिटो एफिशिएंसी क्या चीज है? पेरिटो एफिशिएंसी ये है कि एन एलोकेशन ऑफ गुड्स पेरिटो एफिशिएंट। हम एलोकेशन ऑफ गुड्स को पेरिटो एफिशिएंट कहेंगे अगर इस एलोकेशन में बेशक कम से कम इफ नो अल्टरनेटिव एलोकेशन कैन मेक एटलीस्ट, यानी इस एलोकेशन से हट के कोई भी एलोकेशन ऐसी ना हो जो कम से कम एक बंदे को फायदा दे और किसी को नुकसान ना दे। तो ये पेरिटो एफिशिएंसी क्या चीज है? इसको समझने के लिए हम एक ग्राफ पे फोकस करते हैं। हम एक ग्राफ पे फोकस करते हैं कि व्हाट इज मीन बाय पेरिटो एफिशिएंसी। लेट्स सपोज पेरिटो एफिशिएंसी हमने क्या डिफाइन किया? द गुड्स एलोकेशन विल बी कॉल्ड पेरिटो एफिशिएंट if there is no alternative allocation can make at least 1% better off without making anyone else off worse off। यानी किसी को नुकसान दिए बगैर अगर कम से कम एक बंदे को फायदा बढ़ता है तो हमने एलोकेशन को उसकी तरफ शिफ्ट करना है। मिसाल है जी फिगर को समझने के लिए, लेट्स सपोज एक पॉलिसी है, एक एग्जांपल है, वो कहती है कि गवर्नमेंट कहती है मैं दो बंदों को जी लेट सपोज अगर मैं दो बंदों को 100 रुपए दे दूं, $100 इधर है हम इसे 100 रुपया बना लेंगे। अगर हम दो बंदों को 100 रुपीज दे देते हैं और हम उससे कहते हैं इसके जम्पशंस क्या? अच्छा इस एग्जांपल की जम्पशंस है अगर गवर्नमेंट दो बंदों को 100 रुपए दे देती है कि आपस में रजामंदी के साथ तकसीम कर लो जिस तरह तुम राजी होते हो, और अगर आप राजी नहीं होते हो तो आपको 25-25 रुपए दिए जाएंगे, और अगर आप राजी नहीं होते हो तो आपको 25-25 रुपीज दे दिए जाएंगे। तो इसका मतलब है प्रोजेक्ट का करना और ना करना। अगर राजी होते हो तो इसका मतलब है 100 के 100 तुम में तकसीम होंगे, और अगर राजी नहीं होगे तो 50 इक्वली तकसीम होंगे, 25 एक को 25 दूसरे को। तो हम जब ग्राफ बनाते हैं
लेट सपोज ये y एक्सिस पे पर्सन 1 हो गया और x एक्सिस पे पर्सन 2 हो गया। अगर पहली दो एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, हम पेरिटो एफिशिएंसी को समझना चाहते हैं। व्हाट इज मीन बाय पेरिटो एफिशिएंसी? ये पेरिटो एफिशिएंसी क्या कहती है? जो बाय डेफिनेशन ये कहती है कि उस एलोकेशन को पेरिटो एफिशिएंट कहा जाएगा अगर उस एलोकेशन के अलावा कोई भी उसके मद्दे मुकाबिल कोई दूसरी एलोकेशन ऐसी ना हो जिसमें कम से कम एक बंदे को फायदा पहुंच सकता हो बगैर किसी बंदे को बाकी सबको नुकसान दिए बगैर। तो अगर ऐसी स्टेज नहीं होगी तो उसको हम कहेंगे पेरिटो एफिशिएंट। तो हमने पेरिटो एफिशिएंट को समझना है। लेट सपोज अगर मैं पेंट करूं, ट्राई करते हैं, अगर पेंट में हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता पेंट। सर अच्छा, पेंट ये खोल गया। कंट्रोल Z। लेट सपोज ये वो ग्राफ है, ये x y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। दो बंदे हैं, अगर दो एक्सट्रीम पोजीशन बनती है, अजम्पशंस क्या है इस एग्जांपल की कि 100 रुपए दिए गए और दोनों को कहा जाता है आपस में रजामंदी से बांट लो, आपस में रजामंदी से बांट लो। अगर दोनों राजी होते हैं तो किसी भी कैटेगरी पे राजी हो जाए। लेट सपोज ये पर्सन ए है, दिस इज पर्सन ए एंड दिस इज पर्सन बी। इस एग्जाम्पल को और इस फाउंडेशन को समझना बहुत जरूरी है। ये पर्सन बी है। काइंडली कोई लाइन माइन ना करे ना। देखो आप ये अपनी लाइन हटा दें, रेस कहा मुझे करने दें, मैं आपकी आसानी के लिए, वरना वो ही उधर ही से मैं समझा देता। ये पर्सन बी है। लेट सपोज एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये राजी हो जाते हैं, पर्सन ए को सारे के सारे 100 रुपए दे देते हैं, या ये राजी हो जाते हैं, कहते हैं नहीं यार, पर्सन बी को कहते हैं आप सारे 100 रुपए ले लो। तो अगर ये एक्सट्रीम पॉइंट को मैं मिला लूं तो ये वो लाइन है जहां पर 100 रुपए कंप्लीट तकसीम होंगे बिटवीन दीज टू। ये वो लाइन है। दो एक्सट्रीम पॉइंट को अगर मैं मिला लूं, एक एक्सट्रीम पॉइंट है सारे के सारे 100 रुपए पर्सन ए ले लेता है, तो वो ऊपर वाला पॉइंट है, या सारे के सारे पर्सन बी ले लेता है, ये नीचे वाला पॉइंट है। जो ये लाइन ड्रा होगी है, दिस लाइन इज कॉल्ड पोटेंशियल पेरिटो फ्रंटियर। दिस लाइन इज कॉल्ड पोटेंशियल पेरिटो फ्रंटियर। ये वो लाइन है। दिस लाइन इज कॉल्ड, ये जो 100 की तकसीम होगी है, दिस लाइन इज कॉल्ड पोटेंशियल पेरिटो फ्रंटियर। इस लाइन को कहा जाएगा पोटेंशियल पेरिटो फ्रंटियर। अच्छा, फिर अगर ये लोग कंप्लीट 100 रुपए आपस में तकसीम करना चाहते हैं तो इस लाइन के ऊपर कहीं भी ये तकसीम कर सकते हैं, कहीं भी। ये जो पेरिटो फ्रंटियर, पोटेंशियल पेरिटो फ्रंटियर है, इसके ऊपर ये कहीं भी तकसीम कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर किसी पॉइंट पे, लेट सपोज ये इस पॉइंट पे राजी होते हैं, तो इसका मतलब है ये फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं कर रहे, 100 रुपए पूरे इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि ये पॉइंट अगर मैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के साथ मिलाऊंगा तो इसका मतलब है 100 रुपए ये पूरी कंप्लीट 100 रुपए तकसीम नहीं कर रहे हैं किसी भी वजह से। तो अगर इन्होंने फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करनी है तो पोटेंशियल पेरिटो फ्रंटियर के ऊपर करनी चाहिए। ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है इसके ऊपर कहीं ना कहीं करनी चाहिए। अभी दूसरी पॉसिबिलिटी, लेट सपोज ये वो 25 है, अगर ये राजी नहीं होते तो 25 दिए जाएंगे ए को और 25 दिए जाएंगे बी को। तो ये वो 25 अगर ये 25 को मैं ऊपर, इस लाइन को मैं ऊपर लेके चलता जाऊं, लेट सपोज उस पोटेंशियल पेरिटो के साथ इस लाइन को मैं मिलाता जाता हूं, तो इट्स मीन ये वो 25 की लाइन है। इट्स मीन जो ये पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड, ये जो पॉइंट मैंने ये बनाया, दिस पॉइंट इज कॉल्ड स्टेटस को। अगर ये अभी यहां जाऊं, ये वो 25 है, अगर ये राजी नहीं होते तो 25 मिलेंगे ए को और ये लाइन सीधी आ गई है, पोटेंशियल पेरिटो फ्रंटियर के साथ टच हो गई। इसी तरह अगर राजी नहीं होंगे तो बी को भी 25 मिलेंगे और ये पॉइंट इधर चला जाएगा।
इस दोनों पॉइंटों का जो इंटरसेक्शन है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड स्टेटस को। अगर ये राजी नहीं होते तो इन्हें 25-25 दिए जाएंगे, इन्हें 25-25 दिए जाएंगे। तो अभी हमने फ्रंटियर, पोटेंशियल पेरिटो फ्रंटियर को हमने पहचान लिया। फिर पोटेंशियल पेरिटो फ्रंटियर के ऊपर अगर तकसीम होगा, इसका मतलब है 100 रुपए पूरे तकसीम हो गए। इसके अंदर कहीं तकसीम होगा तो इसका मतलब है 100 रुपए पूरे नहीं तकसीम हुए, यानी कुछ ना कुछ ये इन्होंने वापस कर दिए, इन्होंने 100 रुपए आपस में कंप्लीट तकसीम नहीं किया। लेकिन अगर ये राजी नहीं होते तो 25-25 रुपए मिलेंगे। वो 25 जो है वो स्ट्रेट लाइन ऊपर पोटेंशियल पेरिटो के साथ मिल गए, इसी तरह ये स्ट्रेट लाइन इधर पोटेंशियल पेरिटो के साथ मिल गई। अंदर एक ट्राइंगल क्रिएट हो गया जो शेडेड है, अंदर एक ट्राइंगल क्रिएट हो गया जो शेडेड है। इस ट्राइंगल के साथ जो पोटेंशियल पेरिटो का जो ये लाइन लगता है, जी अदनान इकबाल। सर अगर ये राजी नहीं होते और 50% जो है वो आपस में तकसीम हो जाते हैं, नहीं तो नहीं, ये बकाया 50% कहाँ जाएंगे? ये वापस गवर्नमेंट को मिल जाएंगे ना, जिसने कहा था। मैं आप ही को कहता हूँ कि आप और वसीम अगर है राजी होते तो 100 रुपए आपस में तकसीम कर लो, और अगर नहीं, वसीम कहता है 75 माल रखा 25 रखा, वो इंसान ज्यादा की सोचता है ना। इसमें आपकी एग्रीमेंट नहीं बनती तो आप 25-25 लोगे, 50 मुझे वापस कर दोगे। ठीक है सर, ठीक है, 50 वापस, तो 50-50% आपने लॉस कर दिया। उसमें भी प्रोबेबिलिटी बन सकती थी आपकी एग्रीमेंट 50-50 ले लेते, लेकिन ये इजम्पशंस है कि आप आया इस पे राजी होते हो, चाहे जिस तरह भी करते हो, पूरे के पूरे वसीम को दे दिए, पूरे के पूरे आपको दे दिए, या 50-50 आपने ले लिए। लेकिन अगर आप राजी नहीं होते हो तकसीम पे, तो आप 25-25 लोगे। तो कहानी समझो, जो ये स्ट्रेट लाइन है, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल पेरिटो फ्रंटियर। ऑन दिस लाइन इंडिकेट, अगर इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स है ये इंडिकेट करते हैं कि 100 रुपए बराबर तकसीम हुए। लेट सपोज अगर वो पॉइंट ये क्यों ना हो, ये जो हाथ है ये आपको नजर आ रहा है ना, ये जो कर्सर है अदनान इकबाल, ये कर्सर नजर आ रहा है? ठीक है, ये ठीक है, ये कर्सर लेट सपोज अगर इधर आ गया, इसका मतलब है पर्सन ए ने ज्यादा ले लिया, पर्सन बी ने कम ले लिया, लेकिन दोनों एग्री हैं। तो जिस तरह भी आप एग्री करते हो वो दो पर्सन अगर एग्री नहीं करते, जी जी, अच्छा, अगर एग्री नहीं करते तो इसका मतलब है दोनों को 25-25 मिलेंगे। अभी देखो, अच्छा, तो जो 25-25 जहां पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं स्टेटस को, इस पॉइंट को हम कहते हैं स्टेटस को। देखते जाए। अच्छा, काशिफ कोई क्वेश्चन है? काशिफ बोले, मोहम्मद काशिफ 1904, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है उसकी, कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली करे काशिफ। अच्छा, तो एक ट्राइंगल बन गया, जो स्टेटस को लाइन जो है वो जब पोटेंशियल पेरिटो एफिशिएंसी के साथ फ्रंटियर के साथ टच होती है तो एक ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल में जो ये बाहर वाला पोर्शन है, ये बाहर वाली लाइन है, जिसे हमने नाम दिया था पोटेंशियल पेरिटो फ्रंटियर, इसको हमने नाम दे दिया पेरिटो फ्रंटियर। यानी पेरिटो फ्रंटियर क्या चीज है? इधर से लेके ये जो ट्राइंगल बन गया, ये आपका ट्राइंगल है, ये सारा ट्राइंगल है। लेट सपोज अगर इस ट्राइंगल को मैं कलर दे दूं, मैं कलर दे दूं कोई भी कलर, येलो, ये आपका ट्राइंगल बन गया। अच्छा, ये तो ब्लैक हो गया, इसे मैं येलो दे दूं, ये आपका ट्राइंगल हो गया। इस ट्राइंगल के साथ जो बाहर वाली लाइन है, इधर से लेके इसे रेड कर देते हैं, ये इधर से लेके और इधर तक जो पोटेंशियल पेरिटो फ्रंटियर का पोर्शन था, ये अभी कहलाएगा पेरिटो फ्रंटियर। इस पोर्शन को कहा जाएगा, इधर से लेके इस इधर तक ये लाइन, बाहर वाली लाइन को कहा जाएगा पेरिटो फ्रंटियर। और इसके अंदर एक ट्राइंगल है, और वो ट्राइंगल क्रिएट हुआ है स्टेटस को से। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्राइंगल है, ये वो जगह है जहां पर हम एक बंदे को फायदा दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ इस दूसरे बंदे को नुकसान दिए बगैर। क्योंकि 25-25 का मतलब है स्टेटस को, 25 एक बंदे को 25 देने के बाद उसका मतलब है स्टेटस को से इंप्रूवमेंट उसकी आ गई है 25। अभी देखो, इसको समझो, पेरिटो एफिशिएंसी तारीफ क्या थी? हम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को पेरिटो एफिशिएंट कहेंगे अगर वहां पर कोई और पॉसिबिलिटी ना हो, जहां पर एक बंदे को कम से कम एक बंदे को फायदा देकर
दिया जाए और बाकी किसी को नुकसान ना दिया जाए, तो इसका मतलब है ये पॉइंट तो 25-25। अभी इसके अंदर जितने भी पॉइंट है ये इंप्रूवमेंट ओवर स्टेटस को है। लेट सपोज अगर यहाँ पर कम से कम 25-25 पर अगर आप राजी हो जाते हो तो इसका मतलब है आप आगे स्टेटस को से निकल गए हो, प्रोजेक्ट करना है। अगर आप राजी नहीं होते तो 25 लेके प्रोजेक्ट नहीं करना। तो ये वो ट्राइंगल है जिसमें हम इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। लेट सपोज अगर आप पर्सन 1 को ज्यादा पैसे देना चाहते हैं, इधर अंदर कोई पॉइंट लेके ऊपर लेना चाहते हैं, नीचे लेना चाहते हो, ये इंप्रूवमेंट पैदा करता है एक बंदे, कम से कम एक बंदे को फायदा देकर दूसरे को नुकसान दिए बगैर। तो इसका मतलब है 25 अगर एक बंदे के सिक्योर हो गए तो इसका मतलब है उसका नुकसान नहीं है, उसका नुकसान नहीं है, कम से कम इस प्रोजेक्ट से उसको 25 रुपए मिल गए हैं। तो जो 25 से ऊपर वाली जगह है, दिस इज कॉल्ड इंप्रूवमेंट ओवर स्टेटस को। ये ट्राइंगल का कहलाता है इंप्रूवमेंट ओवर स्टेटस को। तो ये है पेरेटो एफिशिएंट। इट्स मीन अगर हम अगली स्लाइड पे जाते हैं या अगले पेज पे जाते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि अच्छा एटलीस्ट 1% बेटर आ। तो ये जो ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड पेरेटो इंप्रूवमेंट। ये ट्राइंगल कहलाता है पेरेटो इंप्रूवमेंट, क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर एक बंदे को आप फायदा दे सकते हो दूसरे बंदे को नुकसान दिए बगैर, क्योंकि हमने बोला है उसका नुकसान तब होगा जब प्रोजेक्ट नहीं होगा। जब प्रोजेक्ट नहीं होगा तो वो 25 लेके बस खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम इस ट्राइंगल के अंदर इंप्रूवमेंट करते हैं तो उसको नुकसान नहीं होता, उसको फायदा होता है, किसी ना किसी एक को ज्यादा फायदा। लेट सपोज आप इस ट्राइंगल के अंदर जाते जाए ना, ये जो स्ट्रेट लाइन है इनसे बच के आप कहीं भी अंदर जाते जाते हो तो आप दोनों को फायदा देने की कोशिश करते हो, किसी को भी नुकसान नहीं होता। तो इस किस्म की इंप्रूवमेंट को हम कहते हैं पेरेटो इंप्रूवमेंट ओवर स्टेटस को। और इससे हमें पता लग जाता है कि स्टेटस को इज नॉट इन एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि स्टेटस को का मतलब है आप एलोकेशन को रिसोर्सेज को एलोकेट ही नहीं करते हो। तो ये सारी कहानी थी। काइंडली इस पे क्वेश्चन करें ताकि ये क्लियर हो जाए। कोई क्वेश्चन? शाबाश, क्वेश्चन। मैं अटेंडेंस की तरफ भी चला जाऊं। इस अटेंडेंस की मैं एक पिक्चर भी ले लेता हूं। क्वेश्चन करें ज़ेब आलम, कोई क्वेश्चन करें। क्या इस ग्राफ की समझ आ गई स्टूडेंट? यस सर। आज हमारा इतना ही ग्राफ है। हाँ बोले ज़ेब आलम, इस पे डिस्कशन करें। कोई एक बंदा क्वेश्चन करना शुरू कर दे तो बाकी इंटरेस्ट ले लेंगे। जी सर, ये स्टेटस को जो है ये प्रोजेक्ट से स्टार्ट होने वाली पहली पॉइंट है, यानी स्टार्ट से पहली की पॉइंट है। अच्छा, देखो हम पेरेटो एफिशिएंसी को समझना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल ये है कि 100 रुपए ज़ेब आलम और जलाल आपस में रजामंदी से तकसीम कर ले, चाहे 100 के 100 जलाल लेता है, चाहे 100 के 100 ज़ेब आलम लेता है। अगर ये दोनों राजी नहीं होते तो फिर 25-25 रुपए दिए जाएंगे। तो जो 25-25 रुपए जहां इंटरसेक्ट करते हैं उसको हमने नाम दे दिया स्टेटस को। अगर ये नहीं करते हैं, बस इससे आगे नहीं बढ़ सकते, इस नुक्ते से आगे ये नहीं बढ़ सकते। अगर ये नहीं कर सकते, ये देखो ये हाथ नजर आ रहा है ना कर्सर, इस नुक्ते से आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अगर इस नुक्ते से आगे पढ़ते हैं तो इसका मतलब है स्टेटस को के अगेंस्ट इंप्रूवमेंट आ रही है। अगर इधर आते हैं, दोनों इस पॉइंट पे राजी हो जाते हैं, लेट सपोज जो हाथ मैंने रखा है, लेट सपोज अगर दोनों 100 के 100 कंप्लीट तकसीम करना चाहते हैं, इस पॉइंट पे लेट सपोज ये है 50-50 वाला, देखो इस बाहर वाली लाइन पे 100 पूरे तकसीम हो जाएंगे। तो इसका मतलब है ये जो स्टेटस को से आगे अगर प्रोजेक्ट का, अगर ये अगला टॉपिक ही हमारा, अगर प्रोजेक्ट का एनपीवी पॉजिटिव है तो इसका मतलब है किसी को नुकसान नहीं है। ये वो ट्राइंगल है जिसमें हम बेहतरीन तलाश करने की कोशिश करते हैं। यासीन, जो आपका क्वेश्चन था एनपीवी मोर और मोस्ट, तो इसमें हम मोस्ट को तलाश करने की कोशिश करते हैं। मोस्ट जो है वो इन लाइनों पे मौजूद है। ये जो बाहर वाली लाइन है ना, इधर से लेके और इधर,
इसके ऊपर मोस्ट मौजूद है, और इसके नीचे जो जितने भी ये ट्राइंगल के एरिया है, इसके अंदर कहीं भी लेट सपोज यहाँ आ जाए, तो यहाँ जी फायदा बी को ज्यादा है, ए को कम है, लेकिन नुकसान ए को नहीं है, 1 को नुकसान नहीं है, क्योंकि ये स्टेटस को से आगे है, स्टेटस को 25 से ज्यादा कमा रहा है, 25 से ज्यादा इसके पास आ रहे। तो इसका मतलब है जब भी हमारा अगला टॉपिक, काइंडली इस पे डिस्कशन करें। हाँ, अभी जेब आलम अभी अपना क्वेश्चन रेज करो। सर मैं कह रहा हूँ कि स्टेटस को जो है ये पॉइंट प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले की पॉइंट है, यानी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करते, बस 25-25 रुपए ले लेते हैं। हाँ, प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट नहीं करते, स्टेटस को हम यही कहते हैं कि इसके अगेंस्ट, एक मिनट, अच्छा सादी, अच्छा, यानी अगर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करते 25-25 लेके कहानी खत्म, लेकिन अगर स्टेटस को से आगे जाते हैं, स्टेटस को का मतलब है प्रोजेक्ट न कीगी पिंजी बस खत्म शुआ। तो इसी तरह हमने रियल प्रोजेक्ट में भी देखना है, स्टेटस को का मतलब है, स्टेटस को का मतलब है किसी को भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि प्रोजेक्ट ही नहीं हुआ, तो नुकसान और फायदा क्या होगा। अभी स्टेटस को से जब हम आगे निकलते हैं, तो इसका मतलब है ये जरूरी है कि प्रोजेक्ट की एनपीवी को पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर पॉजिटिव है तो फिर हम तलाश करने की कोशिश करते हैं कि बेशक उस प्रोजेक्ट की वजह से किसी को नुकसान नहीं है अगर एनपीवी पॉजिटिव है, लेकिन अगर एक बंदे को ज्यादा फायदा हो रहा है तो होने दो, क्योंकि दूसरे को नुकसान नहीं हो रहा है इसकी वजह से, क्योंकि दूसरा सिक्योर रीजन में है। हाँ, अभी इस पर डिस्कशन करें। सर ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, अभी मुझे बताओ ना ज़ेब आलम, पेरिटो एफिशिएंसी क्या चीज है, उर्दू पश्तो जिस तरह भी आप बोल सकते हो। यासीन तसुलर दरजम काशिफ या यासीन का भी क्वेश्चन है। सर पेरेटो एफिशिएंसी ये है कि जब रिसोर्स एलोकेट हो जाते हैं और सर्विसेज और गुड प्रोड्यूस हो जाती हैं, हाँ, तो अगर वो एक बंदे को भी फायदा दे बगैर किसी और को नुकसान दिए बगैर, वो पेरेटो एफिशिएंसी है। तो इस किस्म की एफिशिएंसी को हम पेरिटो एफिशिएंसी कहेंगे। बिल्कुल ठीक, समझ आ गई ना। यस सर। इस किस्म, ठीक है। अभी काशिफ या यासीन का क्वेश्चन था। सादी आवाज रोका, काशिफ क्वेश्चन करो। सर हाँ बोले, अदनान इकबाल। सर इसमें तो हम सर सोसाइटी के बेनिफिट का सोचते हैं ना, अगर एक बंदे को फायदा हो रहा है बाकी को फायदा नहीं हो रहा, हाँ, तो ये इसके खिलाफ नहीं जाएगा। न हमें तो सबका क्योंकि फायदा के बारे में सोचना है। हाँ, सबका फायदा, लेकिन इसका मतलब है जब पॉजिटिव रीजन में आ जाता है किसी को नुकसान नहीं हो रहा है। बेशक अगर आगे आप बढ़ते हो और वो बढ़ने की वजह से फायदा कम लोगों को हो रहा है, लेकिन नुकसान नहीं हो रहा है। इसके अगेंस्ट नुकसान जब होगा, अगर आप अभी ये कर्सर मैंने इधर गिरा दिया, अगर ये प्रोजेक्ट आप इधर करते हो, इस ट्रायंगल से निकल के करते, इसका मतलब है किसी को नुकसान हो रहा है और वो दूसरे को उसकी वजह से फायदा हो रहा है। इस ट्रायंगल से जब हम निकल के करते हैं, देखो ये कर्सर अगर आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब है जो ए पर्सन 1 है उसे 25 से कम मिलेंगे। लेट सपोज ये पॉइंट इधर आ रहा है, इसका मतलब है पर्सन 1 है उसे ज्यादा मिल रहे हैं और पर्सन 2 जो है उसको 25 से कम मिल रहे हैं। इस पॉइंट को नीचे गिराओ ना, पर्सन 2 नीचे, ये 25 से कम आ गया। किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। बेशक ये एक सड़क बन रही है, वो सड़क हम कहते हैं कि मिनिस्टर ने सीधा मिनिस्टर की घर को जा रही है, बेशक उसको फायदा उस बंदे को ज्यादा हो, लेकिन इस सड़क की वजह से किसी को नुकसान ना हुआ, सोसाइटी को ओवरऑल कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, पर सोसाइटी में ये ना हो कि किसी को नुकसान हुआ हो। अगर नुकसान होगा तो फिर उस किस्म की एलोकेशन को ना एफिशिएंट कहेंगे ना पेरिटो एफिशिएंसी कहेंगे। समझ आ गई है? यस जब बस इसमें डिस्कशन यस करें। सर, पूरा अच्छा पूछो। अभी हम आगे बढ़ते हैं और इसका लिंक करते हैं एनपीवी के साथ। हमें पेरिटो एफिशिएंसी की समझ आ गई है, यानी अगर ये लाइन, अभी ये कर्सर जो मैंने रखा, ये वाला, इफ अ पॉलिसी हैज पॉजिटिव नेट बेनिफिट, अगर एक पॉलिसी के पॉजिटिव नेट बेनिफिट होंगे
then it is possible to find a set of transfer. अगर पॉजिटिव नेट बेनिफिट होंगे तो सिर्फ हमने ये ढूंढना है कि किस तरह अभी इस पॉजिटिव रिमेनिंग आउट ऑफ टाइम। अच्छा, इसे मैं छोटा करता हूँ, जल्दी करने की कोशिश करता हूँ ताकि वीडियो में मसला ना हो। अच्छा, और मेक श्योर करनी है कि आपके पास वीडियो हो। उजैर, ऐसा ना हो कोई भी ग्रुप में ना हो, मुझे सबको ग्रुप में होना चाहिए। अच्छा, अगर एक पॉलिसी का नेट बेनिफिट पॉजिटिव है देन इट इज पॉसिबल, सिर्फ अभी हमने ढूंढना है कि अभी हम किस तरह। अच्छा चलो मैं बस करता हूँ। अच्छा, अल्लाह हाफिज। ठीक है स्टूडेंट, इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में।